आप सुन रहे हैं इब्न सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा खतरनाक बूढ़ा, पहला हिस्सा। वो जिसने मरियम के जस्त में अपनी रूह फूंक दी, वो जिसने अपने बेटे को जालिमों से रिहाई दिलाकर अपने पास आसमान पर बुला लिया, उसकी अजमत और बुजुर्गी का एहसास अफ्रीका के पुरस्रार जंगलों में होता है। हम दुश्वार गुजार रास्ते तय करके ऐसी जगह पहुंचे जहां वहशी अपना सबसे बड़ा त्योहार मनाने की तैयारियां कर रहे थे। सरदार के सामने एक तख्त पर एक आदमी रस्सियों से जकड़ा हुआ पड़ा था। ये उस कौम का नहीं मालूम होता था, गालिबन ये कोई कैदी था। दफतन सरदार ने अपने सामने रखा हुआ एक सींग उठाकर होठों में दबाया और उसे पूरी ताकत के साथ फूंकने लगा। चंद आदमी उस बंधे हुए आदमी को, जो तख्त पर पड़ा था, लकड़ी के एक प्याले में भरी हुई कोई चीज पिलाने की कोशिश करने लगे और जबरदस्ती वो सयाल शय उसके हलक में उंडेलनी शुरू कर दी। फिर उसकी रस्सियां खोल दी गईं और वो बैठकर झूमने लगा। नाचने वालों की चीखें पहले से भी ज्यादा तेज हो गईं। वो शख्स भी उन्हीं के साथ मिलकर उछलने कूदने लगा। दफतन कैदी को एक बड़ी सी कै हुई और वो गिर पड़ा। थोड़ी देर तक तड़पता रहा, फिर एक झटके के साथ उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। चंद आदमियों ने उसकी लाश उठाई और उसे दहकती हुई आग में डाल दिया। हमारे सियाफाम रहबर पॉम्पी ने, जिसके स्याह सीने में एक नूरानी दिल है, हमें बताया कि अब वो लोग उसे भून कर खा जाएंगे। उसने ये भी बताया कि उसे एक तरह का जहर पिलाया गया था। ये एक किस्म की घास से निकाला जाता है। इसे पीकर आदमी मदहोश हो जाता है और उस वक्त जिस चीज की तरफ भी उसका जहन माइल हो जाता है वही करने लगता है और उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि उसे कै नहीं हो जाती। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि उसे उछलने कूदने पर मजबूर किया जाए। कै हो जाने के बाद उस जहर का असर जिस्म में नहीं रह जाता और ये वहशी लोग बगैर किसी खौफ के उसका गोश्त खा जाते हैं। ये उनके यहाँ की एक मजहबी रस्म है जिसके लिए वो हमेशा किसी दूसरे कौम के आदमी को पकड़ते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे आदमियों को कुछ देर के लिए मरने से रोक भी देते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो इस ज़िम्न की किसी रस्म को ठीक तरह पर अदा नहीं कर पाए। वो उसे लीमू का अर्क पिलाकर कै करने से रोक देते हैं और उस रस्म को बाकायदा तौर पर दोहराने के बाद उसे फिर जहर पिलाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उनका शिकार लीमू का अर्क पी चुकने के बाद उनके हाथ से निकल गया है,
लेकिन फिर वो जिंदगी भर सैयद दिमाग नहीं हो सका। एक और बात का तस्करा भी दिलचस्पी से खाली ना होगा, और वो ये कि इस जहर के पीने वाले को हर चीज सुर्ख दिखाई देती है। तो ये है पादरी गिलबर्ट का वो बयान जो उसने 18वीं सदी में अफ्रीका की सयाहत करते हुए लिखा था। अब मैं 20वीं सदी में इसी जहर का तजर्बा करूंगा। मैं जाबिर हूं, जाबिर, जो तफरीहन खून किया करता है। मैं दूसरी जंग अजीम में भागकर यूरोप चला गया और महज अपनी खूनी प्यास बुझाने के लिए नाजियों का साथ दिया। उनके महकमा जासूसी में शामिल होकर तजर्बात किए और अब हिंदुस्तान वापस आया हूं। अगर मुट्ठी भर अंग्रेज यहाँ के 11 सूबों और सैकड़ों रियासतों और जागीरों पर कब्जा करके बैठे हैं, तो मुझ जैसा ज़हीन शख्स यहां से क्या कुछ लूट कर ले जा सकता है। ये बात आज मेरा गुरूह मुझे बताएगा जब मैं उनसे पूछूंगा कि नंबर 1 और नंबर 8, मैंने जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया था वो कहां तक पहुंचा है? सरदार, मैंने रंजीत नगर के 2 बड़े ऑफिसरों को इस बात पर तैयार कर लिया है कि जब हम नकली राजकुमार को लेकर वहां पहुंचे तो वो उसे असली साबित करके रियासत के महल में पहुंचा दे। और मैं आपके हुक्म के मुताबिक नकली राजकुमार की हिफाजत कर रहा हूं। बहुत खूब। नंबर 3, बंबई के सेठों से लूटी हुई दौलत को मैंने आपके हुक्म के मुताबिक महफूज कर दिया है सरदार। नंबर 4, सरदार, मैंने मालूम किया है कि रामगढ़ का नवाबजादा शाकिर किसी पुराने नुस्खे की मदद से सोना बनाने की कोशिश कर रहा है। सोना बनाने का नुस्खा? उसके बारे में सब कुछ मालूम करके मुझे बताओ। ऐसा ही होगा सरदार। नंबर 7, कोकेन की अगली खेप कब पहुंच रही है? आज से 4 दिन बाद सरदार। नंबर 5, तुम्हारा प्रोफेसर नसीर वाला बहरूप कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है सरदार। मैं और नंबर 6 उन तीनों नौजवानों को उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे जिन्होंने नादानी में आपका रास्ता काटने की कोशिश की है। सबसे पहले किसे कत्ल करोगे? शाहिद को। शाहिद, शाहिद। ओ, रुकैया, कितनी दिलकश शख्सियत है और लिबास भी ऐसा पहन रखा है जिससे जिस्म की रानाइयां फूटी पड़ रही हैं। उसके साथ यकीनन उसके भाई और उसके चचा हैं। आजाद ख्याल मालूम होते हैं। हेलो रुकैया। बैठो बैठो शाहिद। ये मेरे चचा हैं प्रोफेसर नसीर, और ये मेरे भाई अरशद। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी शाहिद साहब। मुझे भी। शाहिद साहब, मुझे अपनी भतीजी से रुकैया से मालूम हुआ है कि आप सयाम की कदीम बाशिंदों के तर्ज माशरत पर तहकीक कर रहे हैं। जी हाँ प्रोफेसर साहब, कोशिश कर रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि मुझे भी ऐसे मौजूआत से खास दिलचस्पी है। खास तौर पर सियामी और चीनी लिटरेचर का बहुत दिलदादा हूँ। ओह, तब तो आपसे मुझे बहुत मदद मिलेगी। मैंने खुसूसन आपसे इसीलिए मिलना चाहा था कि मुझे अपने हममिजाज लोगों की तलाश रहती है। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि मैंने महज पढ़ने की खातिर इस होटल में एक कमरा ले रखा है। बहुत खूब। वाकई सियाम एक बहुत ही पुरस्कार मुल्क है और वहाँ की कदीम तारीख इतनी मशकूक है कि किसी खास रास्ते का तयन करके छानबीन से कोई खास नतीजा अख्ज़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। बखुदा, आप पहले आदमी मिले हैं जिसने सियामी तारीख के मुतालिक इतनी सच्ची बात कही। मैं अपनी इंतहाई खुशनसीबी समझूंगा अगर इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई करे। शौक से मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा चीन और सियाम में गुजारा है। तब आप मेरी सच्ची रहनुमाई कर सकेंगे। हाँ, सियाम के जंगल भी बड़े अजीब हैं।
लीजिए शाहिद साहब, स्पेनी रकासा का नाच शुरू हो गया, जिसे देखने के लिए आज इतने लोग मेट्रो होटल आए हैं। मेरा ख्याल है कि आपको भी इन लग़वियात से कोई दिलचस्पी ना होगी। जी नहीं। तो आइए चलकर कमरे में गुफ्तगू करें। जरूर। मैं भी चलूंगा चाचा नसीर। और रुकैया तुम? आप लोग जाइए, मैं तो नाच देखूंगी। दुनिया की सारी औरतें खेल तमाशों की दिलदादा होती हैं। आइए शाहिद साहब, आओ अरशद। मैं अगर खेल तमाशों के दिलदादा होती ना चाचा नसीर, तो तुम्हारे साथ जाने की कोशिश करती, शाहिद की मौत का तमाशा देखने के लिए, जो तुम्हारे कमरे में शुरू होने वाला है। ये है मेरा कमरा, जो मैंने महज पढ़ने की खातिर इस होटल में ले रखा है। बैठिए शाहिद साहब। शुक्रिया। भाई अरशद, तुम भी बैठो। जी जी। शाहिद साहब, शायद रुकैया से आपकी मुलाकात को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। जी नहीं। लेकिन वो आपका तस्करा इस अंदाज में करती है जैसे आप दोनों बरसों के साथी हों। अरे, आपने शर्मीले अंदाज में सर झुका लिया। शर्माने की जरूरत नहीं, मैं मोहब्बत को बुरा नहीं समझता। फलसफे ने मुझे बहुत जबरदस्त रोशनी बख्शी है। मैं इंसानियत को खून के रिश्तों से बालातर समझता हूं। अरशद मेरा भतीजा है, लेकिन हम दोनों अक्सर एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। अगर आप भी पीते हो तो मुझे आपसे भी तकल्लुफ नहीं। मैं आदी नहीं हूं, अक्सर तफरीहन पी लेता हूं। भाई अरशद, जरा गिलास वगैरह निकाल लेना। ये लीजिए 3 ग्लास और ये बोतल। ओह, इस बोतल में तो बहुत थोड़ी सी रह गई है। मेरा ख्याल है कि शायद ये एक ही आदमी के लिए काफी हो। शाहिद साहब, ये बेहतरीन किस्म की पुर्तगाली शराब है। मुझे अफसोस है कि ज्यादा नहीं है। मैं ये सारी आप ही के गिलास में उंडेल रहा हूं। हम लोग फिलहाल विस्की पर कनात कर लेंगे। अरे जी नहीं, लीजिए। आप लोग लीजिए प्लीज। यहां तकल्लुफ की जरूरत नहीं शाहिद साहब। आपके गिलास में जो पुर्तगाली शराब डाली गई है वो सिर्फ आप ही पिएंगे। जैसे आप कहते हैं। जी हाँ। ये रही व्हाइट हाउस की बोतल, ये ग्लास मेरे लिए और ये चाचा नसीर के लिए। चीयर्स। बात यह है शाहिद साहब, मुझे एक जमाने में सियामी नाचों से बड़ी दिलचस्पी रही है और इस सिलसिले में अच्छी खासी रिसर्च कर डाली थी। मैं श्याम के सारे नाच बहुत अच्छी तरह से नाच सकता हूँ। अच्छा, मैंने एक फिल्म में श्याम के नाच देखे थे। कहिए, आपको शराब पसंद आई शाहिद साहब? बहुत। मैंने इतनी नफीस शराब पहले कभी नहीं पी। उफ, मेरा सर भारी हो रहा है और सब कुछ सुर्ख दिखाई दे रहा है। सब कुछ सुर्ख। नसीर चचा रक्स कर रहे हैं। अरशद भी नाच रहा है। वो मुझे भी नाचने के लिए कह रहे हैं। आप भी नाचिए शाहिद साहब, ये श्याम का बहुत ही मुतबर्रिक नाच है। मैं भी नाचूंगा। शाहिद भी नाचने लगा है और मैं बराबर के अंधेरे कमरे में उस दरवाजे की ओर से ये मंजर देख रहा हूं जो इन लोगों के कमरे में खुलता है। नसीर और अरशद ने पुर्तगाली शराब में जो जहर शाहिद को दिया है, उसका शिकार उस वक्त तक नहीं मरता जब तक उसे कै नहीं हो जाती। उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि उसे उछलने कूदने पर मजबूर किया जाए, जिस तरह नसीर और अरशद ने शाहिद को मजबूर किया है। ओह, शाहिद को एक बड़ी सी कै हुई है और वो वहीं फर्श पर ढेर हो गया है, खत्म हो गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पादरी गिलबर्ट ने अपने बयान में जहर का असर बयान किया था। नसीर, अरशद, तुम दोनों नीचे जाओ। बहुत बेहतर सरदार। बहुत बेहतर सरदार। रकासा से मिलना,
जो कुछ वो दे उसे 7 नंबर को दे देना। बस जाओ। बहुत बेहतर सरदार। जी बेहतर सरदार। वो दोनों चले गए। पुलिस छक मार कर रह जाएगी, क्योंकि इस जहर का कोई असर जिस्म में नहीं रहता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा मिर्गी और हार्ट फेल की कहानी सुनाएगी। अब मैं उस कमरे में जाकर शाहिद की लाश उठाऊंगा और उसे उसके मकान पर छोड़ाऊंगा। अगले दोनों शिकार उसे देखेंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं पाएंगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा समी। हाँ साजिद, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। शाहिद यहाँ अपने सोने के कमरे में मुर्दा पड़ा है। हमने शाम को इसे जिस सूट में देखा था, वही नफी सूट इस वक्त भी इसके जिस्म पर मौजूद है। हाँ, नीली सर्च का सूट, और इसने जूते भी नहीं उतारे। मेरा ख्याल है कि ये कुदरती मौत नहीं है समी। मेरा भी यही ख्याल है साजिद। अरे कहीं ये उन्हीं लोगों की शरारत तो नहीं जिन्होंने बंबई में हमारी जान लेने की कोशिश की थी, जो एक नकली वलीयत को लिए फिरते हैं। शायद वो ये जान गए हैं कि हम उनके राज से वाकिफ हैं। ओह, वाकई? अब कहीं पुलिस के चक्कर में पड़कर मेरे उन रंगीन औकात का खून ना हो जाए जो रुकैया के साथ बसर हो रहे हैं। रुकैया, जिसके बारे में ना शाहिद जानता था और ना समी जानता है, क्योंकि मैंने रुकैया के सामने कसम उठाई है कि मैं उसका तस्करा अपने इंतहाई करीबी दोस्तों से भी नहीं करूंगा। साजिद, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हमने पुलिस को इतला दी तो कहीं हम खुद ही ना खतरे में पड़ जाएं। अब मैं साजिद को ये तो नहीं बता सकता कि इस झंझट में पड़कर मैं अपना वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता जो रुकैया के साथ गुजर रहा है, और ये रुकैया को नहीं जानता, क्योंकि रुकैया ने मुझे कसम दे रखी है कि मैं उसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊं। तुम ठीक सोच रहे हो समी। क्या? यही कि अगर हमने पुलिस को इतला दी तो कहीं हम खुद ही खतरे में ना पड़ जाएं। समी, मेरी तजवीज यह है कि हम शाहिद की लाश को महकमा सुराग रसानी के इंस्पेक्टर फरीदी की कोठी के सामने डाल दें। इंस्पेक्टर फरीदी की कोठी के सामने? बहुत उम्दा तजवीज है। इंस्पेक्टर फरीदी से बड़ा सुराग रसा भला कौन है? वो मुजरिमों को ढूंढ निकालेगा और हम भी पुलिस के चक्कर में पड़ने से महफूज रहेंगे। वाह साजिद वाह। चलो समी, हम शाहिद की लाश को इंस्पेक्टर फरीदी के फाटक तक पहुंचा दें। सुबह का धुंधलाका फैल चुका है। सर्दी की शिद्दत की वजह से लोग अभी तक लिहाफों में मुंह छुपाए पड़े हैं। फरीदी साहब किसी केस की तैयारी के सिलसिले में रात भर जागते रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले सोए होंगे, मगर आज नींद उनकी किस्मत में नहीं है। मुझे जाकर उन्हें जगाना ही पड़ेगा। फरीदी साहिब, फरीदी साहिब, जाग जाइए। फरीदी साहिब। या वहशत, आखिर जंगलीपन की कोई हद भी होती है हामिद। इसी तरह जगाते हैं। इस वक्त लखनवी तकल्लुफात का मौका नहीं था। जरा जल्दी कीजिए, एक नई मुसीबत नाजिल हुई है। आखिर कुछ कहो भी तो। मैं रात भर जागने के बाद तकरीबन 4 बजे सोया था और तुमने थोड़ी देर में जगा दिया है। फाटक पर लाश। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे फाटक पर एक लाश पड़ी हुई है। केस अभी खत्म नहीं हुआ। इस पुरस्कार कहानी का बकिया हिस्सा और जासूसी दुनिया के मजीद शाहकार सुनने के लिए गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।